आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की तस्वीरों की। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त खबरों की खबर देख रहे हैं। तो आज की जो पहली तस्वीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल है। रील बनाने के चक्कर में आदमी क्या कर देता है, दीवानापन ये उसकी मुजाहिरा इस तस्वीर में दिखता है। ये ओडिशा के बौद्ध जिले की है। यहाँ पर 3 युवक रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाते दिखे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का रेलवे ट्रैक पर लेटकर पहले ट्रेन आने का इंतजार करता है और जब ट्रेन आती है तो सीधे लेट जाता है और अपने दोस्तों को अपनी कथित बहादुरी दिखाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। मामला रेलवे पुलिस के पास पहुंचा, जिन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। बलंगीर जीआरपी ने बौद्ध जिले के बाउंसनी पुलिस की मदद से इन तीनों लड़कों को पकड़ लिया है। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। और बात बिहार की करते हैं। कटिहार के में मुहर्रम जुलूस के दौरान तनाव देखा गया। ताजिया जुलूस के दौरान स्थानीय लोग और मंदिर पर पथराव करने का उन पर आरोप लगा। नगर थाना क्षेत्र में नया टोला महावीर मंदिर चौक से जुड़ा हुआ है। इस जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प भी हुई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक मंदिर के सामने 2 गुट आपस में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। घटना के बाद इलाके में कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा। भारी पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है। अगली तस्वीरें भी मुहर्रम के जुलूस की हैं, लेकिन ये तस्वीरें यूपी के पूरी पीलीभीत से सामने आई हैं। यहाँ भी 2 गुट जुलूस आपस में भिड़ गए हैं। ढोल बजाने को लेकर बीच हाईवे पर ताजियादार आपस में भिड़ गए। ताजिया ले जा रहे हजारों की संख्या में लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने हाईवे खुलवाने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की लाठियों को देखते ही वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने घंटों बाद हाईवे को खाली करवाया। अगली तस्वीर तमिलनाडु की है। यहाँ पर वरदुनगर में हिंदुस्तान फायरवर्क फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। धमाका इतना भीषण था कि फैक्ट्री के 4 कोने पूरी तरीके से तबाह हो गए और धमाके की आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तस्वीरों में देखिए किस तरह से धुएं का मोटा गुबार हवा में देखा गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर बाद में काबू पाया। अब ये तस्वीर हापुड़ की है। हापुड़ में दर्जनों गाड़ियों से हुड़दंग का वीडियो आज वायरल हुआ। एक बारात के दौरान युवकों ने सड़कों पर जमकर हुड़दंग मचाया। तेज रफ्तार कारों से स्टंट किए, नोट उड़ाए और सोशल मीडिया के लिए रील भी बनाई। बारात के काफिले में 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। तस्वीरों में जान जोखिम में डालकर युवक गाड़ियों की छत और खिड़कियों पर लटक कर हाईवे पर जमकर हुड़दंग कर रहे थे। वायरल वीडियो हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र का बताया जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और अब आगे की जांच चल रही है। और ये एक और तस्वीर रील बनाने के चक्कर की है। रील बनाने के चस्के में नौजवानों को ऐसा लगा कि पुलिस का डर भी अब लोगों को नहीं सता रहा है। राजस्थान के भरतपुर में एक युवक ने हथियार के साथ थाने के अंदर और गेट के बाहर इंस्टाग्राम रील बनाई। वीडियो में युवक हाथ में हथियार लेकर बाजार में घूमता दिखा। युवक को देख आसपास के कुछ लोग डरने लगे। बाद में युवक गाड़ी में सवार होकर हथियार के साथ कार चलाता भी दिखा। सोशल मीडिया पर युवक को खनन माफिया बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें उत्तराखंड की है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से हाल अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पिछले 8 दिनों से लगातार बंद है। 4 धाम की यात्रा में वाहनों की आवाजाही पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरीके से थमी है। रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से मलबा सड़कों पर आ गया। एक पुल जो 2 पहाड़ों को आपस में जोड़ रहा था वो भी टूट गया। लोकल प्रशासन और बीआरओ लगातार सड़क निर्माण में डटी हुई है। बताया जा रहा है कि अगले 4-5 दिन में रास्ता फिर से तैयार हो पाएगा। और अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद हाल बुरे हैं। चंबा क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई। लगातार हो रही बारिश और पानी के तेज बहाव से सड़क पर एक तेज नाला उफान के साथ आ गया, जिसके बाद सड़क पर बना लोहे का पुल बह गया और सड़क भी टूट गई। पुल टूटने से दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। पुल टूटने की चंबा की 4 ग्राम पंचायतों का संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूटा हुआ है। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। खबरों की खबर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले बिहार के चुनावों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने आज एक बड़ा ऐलान किया है।
चिराग ने छपरा में एक सभा में ऐलान किया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो फिर ये कह रहे हैं कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले आप सुनिए कि चिराग पासवान ने आज कैसे अपने सुरों को पिछले हफ्ते के मुकाबले बदल लिया है। अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। दरअसल बिहार में चुनाव सर पर है और उस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। लेकिन आज चिराग पासवान ने जो बातें की वो चौंकाने वाली है। चिराग पासवान ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान एक बार फिर से दोहराया है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने एनडीए में होकर भी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इससे जेडीयू यानी नीतीश कुमार को काफी ज्यादा घाटा हुआ था। लेकिन इस बार वो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात चिराग कर रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान अपने राम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर इस ऐलान के पीछे एनडीए की कोई और रणनीति है? ये सवाल आने वाले दिनों में और तेज होंगे। लेकिन एक सवाल चिराग पासवान पर भी उठता है। एक हफ्ते पहले ही एनडीटीवी से चिराग पासवान ने कहा था कि एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन आज उनकी भाषा बदली बदली दिख रही थी। एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गठबंधन के भीतर का ये चर्चा है और इसको लेकर ये फैसला हो चुका है। चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। तो क्या चिराग पासवान उसी एनडीए से बागी हो रहे हैं जिसका वो हिस्सा है, जिस एनडीए की मोदी सरकार में वो इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं? क्या उससे वो दूरी बना रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान सत्ता में होकर एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जैसा लग रहा है कि उनका वो विरोधी दल में शामिल हो चुके हैं? क्या बिहार में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ चिराग पासवान का ये गुस्सा है, ये आक्रोश है? क्या नीतीश कुमार से पुरानी अदावत के कारण चिराग ने नई महाभारत की घोषणा की है, या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए एनडीए पर दबाव बनाने के लिए ये एक शगुफा छोड़ रहे हैं, या फिर ये कहें कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना चिराग को बार बार बिहार विधानसभा के चुनाव की तरफ आकर्षित कर रहा है। चिराग पासवान के इस बयान ने बिहार में राजनीतिक खलबली भी मचाई है। आप सुनिए कि सहयोगी बीजेपी से लेकर आरजेडी और लेफ्ट फ्रंट तक इस मुद्दे पर अब क्या कहते हैं। एनडीए की जीत के बाद श्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो जहां तक चिराग पासवान जी के 243 सीट पर चिराग बनकर लड़ने की बात है, हमें इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि वह एनडीए के लिए हर एक सीट पर उतनी ही मजबूती से अपने गठबंधन के लिए लड़ेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करेंगे। उनकी मंशा बिहार में विकास की गति को और तेजी प्रदान करना है। इसलिए आप कोई भ्रम न पाले कि कहीं से भी एनडीए को नुकसान देने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी को चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये फैसला उनको लेना है, लेकिन बीजेपी जेडीयू मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है। श्री चिराग पासवान जी को तो कोई तवज्जो एनडीए में नहीं मिल रहा है। जो 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है बिहार में, बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। अगर श्री चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो पहले एनडीए का साथ छोड़ना चाहिए। चिराग पासवान जी कह रहे हैं तो कायदे से तो उनको सबसे पहले एनडीए से बाहर आ जाना चाहिए। मंत्रिमंडल सरकार तो भी एनडीए की है, आप ये कह देने से कैसे आप बचिएगा? सरकार तो आप ही की चल रही है वहाँ। भले इस समय आपके कोई मंत्री और विधायक बिहार में नहीं है, लेकिन लोकसभा में तो है। सरकार तो डबल इंजन की कहलाती है। तो बिहार का इंजन फेल कर गया और तब दिल्ली वाला इंजन बहुत ठीक चल रहा है, ये कहना तो मानेगा नहीं।
तो चिराग पासवान की जो बात उन्होंने कही उस पर बतंगड़ तो बन गया है। चिराग पासवान का यह तेवर उस वक्त झलका है जब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रही है। पटना के मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर राजनीतिक तौर पर भी बवाल मचा है और अपराधियों को पकड़ न पाने के कारण सुशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पहले तो पुलिस की लापरवाही सामने आई और अब यह खबर भी आ रही है कि गोपाल खेमका को मारने की सुपारी किलिंग की गई थी। बताया तो ये जा रहा है कि सुपारी देने वाला पटना के बेऊर जेल में बैठा एक बड़ा गैंगस्टर है। इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा। भाड़े के शूटर ने किया कारोबारी का मर्डर। पटना के बेऊर जेल से निकला था ऑर्डर। जिस हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया, उस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने का आदेश बेऊर जेल से निकला था। बेऊर जेल से ही सुपारी मिलने के बाद सीसीटीवी में दिख रहा है ये शूटर गोपाल खेमका की हत्या के लिए आए थे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं कि बेऊर जेल से ही कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी दी गई थी। जांच एजेंसियों को इसका शक तब हुआ जब शूटरों के मोबाइल डिटेल्स को खंगाला गया। दरअसल गोपाल खेमका हत्याकांड के तार जो है वो बेऊर जेल से जुड़ रहे हैं और बेऊर जेल में बंद जो कुख्यात अपराधी है अजय वर्मा, उससे इस हत्याकांड को लिंक किया जा रहा है। पुलिस को शक है कि एक जमीन विवाद से जुड़े मामले में अजय के इशारे पर ही ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इसलिए उससे पूछताछ की गई थी। जो आरोपी है इस मामले में जिसने हत्या की है, जो उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, उसकी भी तलाश है और हाजीपुर उसकी अंतिम लोकेशन मिली है और उसके आधार पे अभी और आगे पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ की टीम लगातार 2 दिनों से बेऊर जेल में उस खूनी ऑर्डर के सबूत तलाश रही है। शनिवार को सुबह जेल में करीब 4 घंटे की छापेमारी के दौरान पुलिस को 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसके बाद बेऊर जेल के 3 कक्षपाल को सस्पेंड कर दिया गया। रविवार को एक बार फिर एसटीएफ की टीम ने बेऊर जेल में धावा बोला। दरअसल एसटीएफ को शक है कि बेऊर में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा ने गोपाल खेमका की सुपारी दी। सूत्र बताते हैं कि भाड़े के शूटर ने हत्या को अंजाम दिया। शूटर का अंतिम लोकेशन हाजीपुर पाया गया। शूटर के तार पटना के बेऊर जेल से जुड़े हैं। बेऊर जेल में बंद अजय वर्मा से पूछताछ हो रही है कि जो अजय वर्मा है ये किनके पाले हुए, ये किनके साथ, जमीन किनके साथ, इनका कॉल डिटेल निकालिए, इनका लोकेशन निकालिए, इनका 5-10 साल का इनका लोकेशन निकालिए कि किनके किनके साथ इन लोगों का उठ बैठा, कौन पदाधिकारी इनको रखते थे, कौन मोहरा बना रहा है, अजय वर्मा के पीछे कौन है और ये शूटर सिटी का है कि हाजीपुर का है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर, और जिस तरीके से ये हत्या हुई है पूरा बिजनेस कम्युनिटी का जो लोग हैं, व्यापारी संघ के लोग हैं, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। चलिए अब आपको बताते हैं अजय वर्मा है कौन। पटना के सुल्तानगंज का रहने वाला है और दिल्ली तक उसकी दहशत है। वो फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। अजय वर्मा की 24 जून 2025 को पटना से गिरफ्तारी हुई थी। हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अजय वर्मा से जर्मन मेड पिस्टल और 98 कारतूस बरामद किए गए थे। अजय वर्मा पर हत्या, अपहरण और सुपारी किलिंग में शामिल होने का आरोप है। उस पर डकैती और आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज है। अजय वर्मा पर 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अजय वर्मा पर 2021 में दिल्ली में गुड्डू मुनीर की हत्या का आरोप है। गोपाल खेमका के परिवार में मातम पसरा है। 2018 में बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब घर के मुखिया को गोली मार दी गई है। दिलचस्प ये है कि जब पुत्र की हत्या हुई थी तब भी सुशासन बाबू का राजपाट था और अब भी सुशासन बाबू ही सत्ता में है। सवाल यही है कि जिस तरीके से
बीच शहर में गोपाल खेमका की हत्या होती है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करता है। और व्यापारी कम्युनिटी ने, व्यापारी संघ ने 72 घंटे का अल्टीमेटम बिहार सरकार को दिया है कि 72 घंटे के भीतर अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे इनका एक बड़ा कॉल इनके तरफ से लिया जाएगा। पटना से एनडीटीवी के लिए रमन राय। बिहार में चुनाव की आहट के बीच कानून और व्यवस्था का सवाल नीतीश कुमार की सरकार के लिए सिरदर्द अब बनता जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के तीखे आरोप तो स्वाभाविक है, लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर सबसे बड़ा बम तो चिराग पासवान ने आज फोड़ा। चिराग ने बिहार सरकार को कटघरे में कानून व्यवस्था की लचर इंतजामों को लेकर कटघरे में आज खड़ा किया है। ये सही है, इस वक्त पटना की सारी सड़कें सरेआम गोलियों से भून दिए गए व्यापारी गोपाल खेमका के घर की तरफ जाती हैं, लेकिन इसके आगे ये सवाल है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता क्यों है, और ऐसे खून खराबे को रोकने वाली कानून व्यवस्था कहां है? तो कानून व्यवस्था के लिए आप देखिए तो घड़ी घड़ी सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम हिस्सों में खून खराबा हो रहा है। सिवान में 2 जातियों में खूनी जंग हुई, जिसमें एक जाति के 3 लोग मारे गए, एक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। तो इन तमाम हिंसक घटनाओं के बीच सवाल नीतीश कुमार के सुशासन का है। राहुल गांधी ने इस सुशासन को क्राइम कैपिटल का नाम दिया है और तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि ये है असली जंगल राज। एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती हैं, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली, क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, किस पे जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है। पूर्णिया वाले पप्पू यादव भी पटना में ताल ठोक रहे हैं, अब बिहार चलाना इस सरकार के बस की बात नहीं। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है, उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी या पप्पू यादव, ये घोषित रूप से बिहार सरकार की नीतियों के विरोधी हैं, विपक्ष के नेता हैं। इसलिए नीतीश सरकार और इसमें शामिल पार्टियों के नेता इनके आरोपों को हवा में उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सुशासन की धज्जियां सहयोगी ही उड़ा रहे हैं। चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। वैसे तो हिंसा की घटनाएं बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, लेकिन पटना में व्यापारी खेमका की हत्या ने सरकार की बोलती बंद कर दी है। सरकार कुछ कह भी रही है तो कार्रवाई करने की बात, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि कानून व्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है
और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम करेगा। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक तो हो गई, लेकिन क्या इससे जंगल राज के लग रहे आरोप धुल जाएंगे? दरअसल जंगल राज का आरोप लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकारों के दौर में लगा था, लेकिन इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। 2005 में आरजेडी सत्ता से बाहर हुई तो आई नहीं, 2 बार आई भी तो नीतीश कुमार के साथ जूनियर पार्टनर के रूप में। लेकिन 20 साल से राज चला रहे नीतीश कुमार पर उसी तरह खराब कानून व्यवस्था की तलवार लटकी हुई है। अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जिस सुशासन बाबू की छवि बनाई थी, वो छवि अब बिहार में खून खराबे की घटनाओं से टकराकर दागदार हो चुकी है। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बात पटना की चल रही है, बिहार की चल रही, तो कुछ और चीजें आपको बिहार के बारे में आज के अपडेट्स बता देता हूं। आज बिहार की राजधानी पटना में दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। उनके सियासी मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। आज मुहर्रम के मौके पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर पर ताजिए का जुलूस पहुंचा। लालू और राबड़ी देवी ने अपने आवास पर पूरे परिवार के साथ ताजिया जुलूस देखा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने सनातन महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें बाबा बागेश्वर और रामभद्राचार्य शामिल हुए। इसमें बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया, तो वहीं यह भी कह दिया कि जो राम के साथ हैं हम उसके साथ हैं। अपने इस राजनीतिक अर्थ इसके अब निकाले जा रहे हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। स्वयं श्री सीताराम। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। बाबा बागेश्वर बिहार में बात और सुनो बिहार, और आप जानते होंगे कि बिहार में चुनाव है, जहां जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर का मिशन समझिए। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। चुनाव से पहले बिहार के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर ने अपने सपने को आकार दिया। कहा कुछ ताकतें गजवा ए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन देश को भगवा ए हिंद बनाना है। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। दरअसल पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत देश भर के सैकड़ों साधु संत शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। हिंदू एक है। एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए। सनातन महाकुंभ का आयोजन बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने किया है।
लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपनी मौजूदगी को किसी पार्टी से नहीं बल्कि भगवान राम के काम से जोड़ा। इनको हम कह दें भैया, बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार से इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव को भी जवाब दिया और बिहार में पद यात्रा का वादा भी किया। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। बहरहाल बिहार में बाबा बागेश्वर ने अपने हिंदू राष्ट्र के अभियान को रफ्तार दी, तो वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य भी सनातन महाकुंभ में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। बिहार का इतिहास रहा है कि चुनाव में जातियों के आधार पर वोटिंग होती रही है। नीतीश और लालू की पार्टियों की ताकत भी कास्ट पॉलिटिक्स में छिपी है। उसी पॉलिटिक्स की तोड़ बीजेपी शायद हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव में ढूंढ रही है। बाबा साहब के संविधान से चलता है, संसद से चलता है। हर धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति आस्था होती है, अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए, भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में भाई है। और यही भारत की खूबसूरती, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा, हम सब मिलकर यही भारत का निर्माण करते हैं। तो भारत संविधान से चलेगा, संसद से चलेगा, न कि बाबा बागेश्वर जी के बयान से चलेगा। ऐसे साधु संतों का और ऋषि मुनियों का यह देश रहा है, वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। लेकिन जो साधु संत अच्छे मार्ग नहीं दिखाए, उनको लोग याद नहीं रखा है। अगर हम साधु संतों की बात करें तो संदेश देश समाज में सद्भाव का। अगर बाबा बागेश्वर कहे हैं कि जात का जो बात करते हैं उनका वो विरोध करते हैं, तो जात की बात तो देश के प्रधानमंत्री किए थे। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के निमंत्रण पर पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर का बयान भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता दिख रहा है। स्वयं श्री सीताराम, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। तो बाबा बागेश्वर ने भी बिहार के सियासी माहौल को गरमाया और कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे गोपाल खेमका की हत्या के बाद, उसने भी बिहार की राजनीति को बीते 2 दिनों से बहुत ज्यादा उफान पर ला दिया है। आइए बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा साहब जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एनडीए के घटक पार्टनर हैं, आरएलएसपी के मुखिया हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल तो यही है कि बिहार में कितने बड़े व्यापारी की पटना में सरेराह हत्या कर दी गई, वो भी बीच शहर में, गांधी मैदान के बगल में पुलिस चौकी है, उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। आपको लगता नहीं है कि चिराग पासवान ने जो रोष जताया, जो आक्रोश जताया, वो ठीक था? ये लचर कानून व्यवस्था का मुजाहिरा था ये?
नहीं, निश्चित रूप से हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पटना शहर में उस तरह से हत्या हो जाए, और जो खबर है कि पुलिस भी काफ़ी देर से वहाँ पहुँची, यह ठीक नहीं है। और ख़ास करके जो एनडीए का शासन सुशासन के रूप में जाना जाता रहा है, उस दृष्टि से तो और भी यह गलत है। लेकिन घटना तो हो गई है, तो प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर प्रशासन तत्पर है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान लिया है। बिल्कुल, तो आपको भी लगता है कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ? एक अगला सवाल और लेना चाहूँगा। एक और घटना आज पटना में हुई। बाबा बागेश्वर थे, वहाँ सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ, और बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद की बात कर दी। बिहार की उस भूमि से जो लोकतंत्र की जननी जिसको आप कह सकते हैं अपने देश में रही। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि भगवाए हिंद की आवश्यकता है? नहीं, उनकी हर बात से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसी बात से जो कुछ भी अभी उन्होंने कहा या इसके पहले भी कई बार बोलते रहते हैं, वो अलग बात है कि सम्मान उनका हम करते हैं। लेकिन इस तरह की बात से मेरी पार्टी तो बिल्कुल असहमत है। कभी हम इत्तेफाक नहीं रख सकते ऐसी बातों से। तो आप मानेंगे कि चुनावों में ये पोलराइजेशन की एक्सरसाइज है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है? हाँ, चौबे जी ने मुझको भी आमंत्रित किया था उस कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन ठीक है, आयोजन उन्होंने नहीं तो ये अश्विनी चौबे जी का आयोजन था। उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के नेता हैं, उसके मंच पे आए थे बागेश्वर बाबा। देखिए, कोशिश से निश्चित रूप से इस नज़र से आप देख सकते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको क्या कि हम आप क्या करेंगे। हाँ, यह बात ठीक है कि जो बात कही गई उस बात से हमारी सहमति नहीं है। इस तरह की बात करने की इजाज़त हमारा संविधान भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी अपने देश में स्वतंत्रता है, लोग बोलते रहते हैं। जी, हमसे साफ गोई से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुविधा मुझे समझ में आ रही है कि बीजेपी के साथ भी हैं और बीजेपी के फॉर्मूले पर साथ चलने में भी आपको कुछ अड़चने लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चल रहा विवाद शायद थम सकता है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है जो लोगों के लिए एक राहत की सौगात लेकर आ सकता है। अब मतदाताओं को दस्तावेज फिलहाल जमा करने की टेंशन से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि अचानक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर एसआईआर पर चुनाव आयोग के तेवर नरम क्यों पड़ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए पहले। बिहार के 2.5 करोड़ से ज्यादा वो वोटर अब राहत की सांस ले सकते हैं जिनसे चुनाव आयोग उनके दस्तावेज मांग रहा था। अब उन्हें दस्तावेज नहीं देने होंगे। आयोग ने विज्ञापन देकर लोगों को ये जानकारी दी है। सरकार की तरफ से अभी जो दिया गया है कि अभी केवल जो प्रपत्र आया है केवल वही जमा करना है भर करके, उसके साथ किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना है। इससे ये होगा, अभी तो बहुत माने लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो गई। राहत तो पूरी मिली है, क्योंकि पहले तो आदमी डॉक्यूमेंट ही ढूंढ रहा था। हम तो कल से, जो मेरे पास फॉर्म कल से मिल चुका है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट सबमिट, मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण हम अभी तक नहीं कर पाए थे। लेकिन सरकार का ये कदम जो है बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। हालांकि आरजेडी ने ईआरओ पर फैसला छोड़ने की बात पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि इसके जरिए भी नाम हटाए जा सकते हैं। पहले लगता था कि चुनाव आयोग कंफ्यूज्ड है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग कंफ्यूज नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति के साथ बड़ी कुटिलता पूर्वक बिहार के लोगों के बीच यह कंफ्यूजन फैला रहा है। बिहार को तमाशा बना के छोड़ देना चाहता है। जिन 11 वैध दस्तावेजों की सूची इसने जारी की है, अधिकांश लोगों के पास वह नहीं है। आधार को ये मान नहीं रहे, न मनरेगा कार्ड को मान रहे, न जॉब कार्ड को मान रहे। तो ये पता नहीं कहां से ये तय हो रहा है। बीजेपी ने भी विपक्ष पर भ्रम फैलाने, राजनीति करने का आरोप लगाया है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए गलतफहमी और अफवाह फैला रहा है। हम इस देश के किसी भी जायज नागरिक का वोट का अधिकार नहीं जाने देंगे। न इलेक्शन कमीशन ये करेगा और न ही भारतीय जनता पार्टी ये करने देगी। कोशिश सिर्फ इतनी है, जो देश का नागरिक नहीं है, जिसके पास फर्जी वोटर कार्ड है,
उसका पता लगे। बांग्लादेश से जो सीधे आकर के कांग्रेस और राजद जैसे दलों के कार्यालय से अपना फर्जी वोटर आई कार्ड बनवा लेते हैं, उनकी पहचान हो सके और उनकी पहचान होने के बाद उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सके। कोशिश ये है। बिहार में शनिवार तक 1,21,00,000 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर लिया था। जाहिर है ये आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब जबकि उनको क्लैरिटी है कि दस्तावेज दिए बगैर भी वे अपने फॉर्म बीएलओ को दे सकते हैं, तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिली है बल्कि गणना के काम में भी तेजी आ रही है, पुनरीक्षण का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों को राहत मिली है, खास तौर पर उन महिलाओं को जिनको दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए अपने मायके की ओर रुख करना पड़ रहा था। अब सवाल है कि अचानक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग के तेवर नरम क्यों पड़ गए? क्या इसकी वजह लोगों की परेशानी और नाराजगी है, जिसकी कीमत नीतीश कुमार को चुकानी पड़ सकती थी? और इस नाराजगी में महिला वोटर भी शामिल हो सकती हैं, जिन्हें नीतीश का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन महिलाएं मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से महिलाएं ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता का नाम इलेक्टोरल रोल में ढूंढने के लिए मायके का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बीएलओ फॉर्म देकर गए हैं, लेकिन पुराने प्रूफ को खारिज कर दिया है। नया प्रूफ मांग रहे हैं, हम कहां से लाएंगे? वो प्रूफ मेरे पास है ही नहीं। नया सिस्टम कर दिया है, हम लोगों से होगा? हमारे बाल बच्चे तो भटकेंगे ही ना। अब जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। बाल बच्चा बकबे न करते। बेगूसराय की विमली देवी भी ऐसी ही परेशानी से जूझ रही हैं। मेरा नैहर मधुबनी जिला है और पिताजी का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जो देने में हम सक्षम नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस बार वोटर लिस्ट में नाम मेरा रह पाएगा या नहीं, पता नहीं। मतदाताओं के सामने तो परेशानी है ही, इसके साथ ही मतदाताओं के निरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ भी परेशान हैं। खासकर महिला वोटरों के जन्म का प्रमाण पत्र इकट्ठा करना उनके लिए चुनौती बना हुआ है। जो गांव की पुतोहू हैं, उनके साथ समस्या ये हो रही है कि महिलाओं के बारे में कहा गया है कि जो महिला यहाँ 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थी और वो महिला है, तो उनके मायके का डॉक्यूमेंट चाहिए। उनके मायके के, उनके माता पिता के वोटर लिस्ट में नाम का ब्यौरा चाहिए उनका। ये उनके साथ सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं के साथ है कि उनको अपने मायके से डॉक्यूमेंट मंगाना होगा और तब उससे उसकी प्रति उसकी लगानी होगी उस फॉर्म के साथ। बिहार में 3,72,00,000 महिला वोटर हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं। ऐसे में महिलाएं अगर नाराज हुई तो एनडीए गठबंधन को इसका नुकसान हो सकता है। एक तरफ चुनाव आयोग द्वारा नियमों में लचीलापन दिखाना एक अहम कदम है, तो दूसरी ओर महिलाएं अब भी परेशान हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस फैसले और महिलाओं की परेशानी का असर इस चुनाव में कितना पड़ेगा। बिहार से सोमू आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता 25 जुलाई से पहले अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। आइए बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त जगदीप छोकर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर हैं, संस्थापक हैं एडीआर के। और एडीआर हमारे देश की वो एनजीओ है जो कि चुनाव रिफॉर्म्स पर लगातार काम करती रहती है। शुक्रिया छोकर साहब बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि आप लोगों ने यानी एडीआर ने चुनाव आयोग के इस एसआईआर कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दे दी है, क्यों? देखिए, ये जो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने 24 जून से अनाउंस किया है, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो इसमें 2-3 कानूनी कमजोरियां हैं या गलतियां हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो इम्प्रैक्टिकल है, और अगर उस इम्प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम को परसिस्ट किया गया तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, वो अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। तो हमने इसी दोनों वजह से ये हमने सोचा कि इसको सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गैर कानूनी बातें हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल देने का फर्ज बनता है। जी छोकर साहब, आपने गैर कानूनी बात कह दी इसमें, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि चुनाव आयोग का तर्क है कि 2003 के पहले के जो लोग हैं उनका एसआईआर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पहले एसआईआर हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। दो तीन चीज़ें हैं।
वो जो लोग 2003 के बाद आए हैं उनके नाम तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जी हाँ, 2024 में लोकसभा इलेक्शन में भी तो लोगों ने वोट दिया था। तो ये इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है कि 2003 के बाद जितने लोगों के वोट इलेक्टोरल रोल पर रजिस्टर हुए थे उनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो उनके ऑर्डर में ये लिखा है इलेक्शन कमीशन के कि 2003 से पहले के लोग जो इलेक्टोरल रोल पे हैं उनके केस में देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। उसका सीधा मतलब यह है कि जो 2003 के हैं उनके केस में प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। अच्छा, तो उनको ये करना पड़ेगा जबकि वो 2024 तक वोट देते आए हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर ये 2024 का इलेक्टोरल रोल रह के कहते कि भाई हम इसको चेक कर रहे हैं तो ठीक था कि भाई 2024 के बाद जो जो चेंजेस हुए हैं वो आप उसमें कर लीजिए। लेकिन ये 2003 से करना और ये कहना कि 2003 के बाद वाले सारे वोटर इफेक्टिवली उनके नाम हटा दिए गए हैं, वो एक और खुद गैर कानूनी काम है। नाम हटाने का एक कानूनी तरीका बना हुआ है जी, जिसमें आदमियों को जिसके नाम हटाना हो उसको नोटिस देना पड़ता है, उसकी पर्सनल हियरिंग करनी पड़ती है। ये इलेक्शन कमीशन के अपने कानूनों में लिखा हुआ है। उसको तो एकदम हटा दिया और सबको कहा कि आप वोटर नहीं हैं और इसलिए आप सिटीजन भी नहीं है, तो आप साबित करिए कि आप सिटीजन भी हैं और इसलिए आप वोटर भी बन सकते हैं। तो अगर 2024 से करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो 2003 से कर रहे हैं, ये दिक्कत है। जोगर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आज बिहार में अखबारों में कुछ विज्ञापन छपा स्थानीय चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई आपको राहत दे दी गई है और कुछ दस्तावेज फिलहाल जमा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फॉर्म भर दीजिए BLO वाला। क्या आपको लगता है कि अच्छी खबर है? नहीं, देखिए मैं सुबह से यही देख रहा हूँ। ये सुनने में आया है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने अखबारों में एक विज्ञापन निकाला है। उसमें ये कहा है कि आप आधार और वोटर ID कार्ड और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे दीजिए। लेकिन मुझे ये भी कहीं से पता लगा है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ से, कि उसमें ये भी लिखा है कि आप वो जो आपका एन्यूमरेशन फॉर्म है वो तो अभी भर के दे दीजिए, जो उसके साथ कागज देने वो बाद में दे दीजिएगा और वो बाद में आ जाएंगे। तो अब वो बाद में आएंगे, कब आएंगे और क्या आएगा और उसका क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। और जहां तक मुझे पता है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अखबार में विज्ञापन दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई इसके बारे में ना तो कोई क्लैरिफिकेशन है ना कोई नोटिफिकेशन है। प्रेस नोट इशू कर देना कोई सरकारी कागज नहीं होता है। और CEO ने एडवर्टाइजमेंट अखबार में दिया है, वो कोई सरकारी फरमान है, गैजेट ऑफ इंडिया तो नहीं है, न्यूज़पेपर ऐड। और मैं अभी एक और किसी दूसरे चैनल का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति है जाके पूछ रहा है लोगों से, और BLOs ने उसको कहा है कि हमें मौखिक आदेश आया है, लिख के कुछ नहीं आया, ना कोई WhatsApp मैसेज आया, सिर्फ मौखिक आदेश हमें कहा गया कि आप ऐसे करो। तो अगर ऐसे काम हो रहा है तो इतनी लंबी चौड़ी कागज लिखने की और ये सब करने की क्या जरूरत थी? जी, तो जो आज ये जो कल और आज से खबरें चल रही हैं या अफवाहें चल रही हैं, मुझे नहीं पता इनमें सच्चाई क्या है। लेकिन जी, इस सिचुएशन में ये हालात होना कि लोगों को पता नहीं है क्या है और क्या हो रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। जी, जाहिर तौर पर आप चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हो, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इस उम्मीद से कि कुछ राहत आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिहार के वोटर तक पहुंचा पाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जगदीप छोकर जी, अपना वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार से निकलकर अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में 20 साल बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मराठी अस्मिता के नाम पर चचेरे भाई उद्धव ठाकरे
और राज ठाकरे करीब 2 दशकों के बाद एक मंच पर आ गए और इस एकजुटता ने सियासी गलियारों में एक तरीके से खलबली मचा दी। बीजेपी शिंदे सरकार के खिलाफ मराठी हिंदी भाषा विवाद में ठाकरे बंधुओं की ये जोड़ी कितना रंग लाएगी? क्या ये एकता आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल यही कि इस गठजोड़ का नेतृत्व कौन करेगा? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रह्मास्त्र से मिलेगी ठाकरे भाइयों को विजय। मंच एक था, मंच पर सिर्फ 2 ही थे, दोनों भाई थे, लेकिन दोनों की वो मुलाकात बीते 20 साल बाद हो रही थी। राज और उद्धव ठाकरे ने बड़ी मुद्दत के बाद एक दूसरे को गले तो लगा लिया, लेकिन सवाल यही है कि दिल भी मिलेगा क्या? फिलहाल तो दोनों मगन हैं कि मिलन हो गया। कोणाची माय व्हॅली आहे त्यांनी महाराष्ट्राला हात घालून दाखवावं, मुंबईला हात घालून दाखवावं। त्या मजाक वाटला काय? आम्ही शांत आहोत याचा 5 जुलाई मुंबई के वर्ली एनएससीआई डोम में विजय रैली का आयोजन 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं का मिलन मराठी अस्मिता की विजय रैली में हुआ। शिवसेना यूबीटी गुट के उद्धव ठाकरे और एमएनएस के राज ठाकरे ने एक साथ मंच साझा कर मराठी मानुष को एकजुट करने का आह्वान किया। ये रैली महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। हे जातीपातीमध्ये विभागाला सुरुवात करतील। आता हे सुरू केलं, काल कोणाच्या ते व्यापाराच्या कालफडीत मारली मीरा भाईंदरला। त्याच्या काही ते लिहिलं होतं काय गुजराती? पण एवढंही आपल्याकडे काही जे चॅनल मध्ये मराठी नाही इतर चॅनल मध्ये हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला। कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाची मध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत? अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। विवाद तब शुरू हुआ था जब सरकार ने 1ली से 5वीं कक्षा में मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया था। राज और उद्धव ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला करार दिया। तीखे विरोध और सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं के दबाव में सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठाकरे बंधुओं ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हिंदू हिंदुस्तान मंजूर है, हिंदी हिंदुस्तान नहीं। म्हणजे हळुवारपणाने हे सगळं काही एक करत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस एकता को सियासी नाटक करार दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता आशीष सेलार ने ठाकरे बंधुओं पर तंज कसते हुए कहा कि एकता केवल बीएमसी चुनाव के लिए है। त्यामुळे मराठी हा विषय धरला, हिंदी ऐच्छिक भाषा हा विषय धरला तरी उद्धव ठाकरेंचं भाषण अप्रासंगिक, राज ठाकरेंचं भाषण संपूर्ण नाही अपूर्ण, आणि त्यामुळे हा कार्यक्रमच अप्रासंगिक होता। याचं कारण ना भाषेचा विषय, ना विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता, आणि म्हणून महानगरपालिकेचाच यांच्या महत्वाकांक्षेचा, राजनैतिक महत्वाकांक्षेचा विषय
त्याला राजनीतिक उत्तर आम्ही देऊ सक्षम आहोत. जब चुनाव आता है तो ये विवाद होता है, पहली बार तो हुआ नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा करने वालों को राजनीति के कूड़ेदान में फेंक दिया और ये फिर से फेंके जाएंगे। बीएमसी चुनाव नजदीक है और ठाकरे बंधुओं की एकता सियासी समीकरण बदल सकती है। 2017 में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी, जबकि मनसे को 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब मराठी वोटों को एकजुट करने की कोशिश बीजेपी और शिंदे गुट के लिए चुनौती बन सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधुओं का मिलाप तो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा, कुछ सवाल उभरते हैं। सवाल नंबर 1, मराठी भाषा पर बनी एकता क्या सियासी तौर पर भी दोनों भाइयों को एकजुट करेगी? सवाल नंबर 2, क्या भाषा पर बनी एकता चुनावी गठबंधन में बदलेगी? सवाल नंबर 3, अगर सियासी गठबंधन हुआ तो फिर नेतृत्व किसका होगा? सवाल नंबर 4, अपनी आक्रामक छवि के लिए मशहूर राज ठाकरे क्या उद्धव ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? और सवाल नंबर 5, क्या बीएमसी समेत तमाम निकाय चुनाव में दोनों की महत्वाकांक्षाएं नहीं टकराएंगी? दोनों भाइयों के पास मौजूदा हालात से उबरने के लिए साथ आना एक आखिरी मौके की तरह देखा जा रहा है, जिसमें मराठी का मुद्दा एक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन किसे और कैसे समर्थन देता है।